बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू नावल की रीडिंग जिसका नाम है असीर मोहब्बत। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको इतने मज़ेदार इतना अच्छा नावल सुनने को कैसे मिलेगा। ओके, अगर आपको नावल पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो थैंक्स टू एंजल सानी जो राइटर है इस नावल की, उन्होंने हमें परमिशन दिया है कि हम इस नावल को रीड कर सकते हैं और आप लोग उनको ज़रूर फॉलो कियागा। एंजल सानी नाम का उनका टिकटॉक अकाउंट भी है और एंजल सानी नावल्स के नाम से ही उनका यूट्यूब अकाउंट भी है। उनको फॉलो करें, लाइक करें एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इतनी अच्छी तहरीर देने वाली, इतनी अच्छी स्टोरी देने वाली राइटर्स हमारे पास बहुत कम होती है यार। इतना अच्छा उन्होंने बहुत ही ये ना यूनिक सा लाइक हार्ट टचिंग और सोल टचिंग ये नावल है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नावल को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर में ज़रूर बताइएगा। नावल नेम असीर मोहब्बत अस कलम एंजल सानी। किस्सा फजर से अदाए तहज्जुद तक का सफ़र। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है। बस इंसान पर जो आजमाइश है वो कहीं पर सब्र करने की है तो कहीं पर शुक्र करने की। अल्लाह पाक हमें भी सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये नावल कोई बहुत अमीर के भी किरदारों पर मबनी नहीं है। मेरे इस नावल के किरदार आम से है लेकिन इन किरदारों की कहानियाँ, उनके अल्फाज और उनके एहसास मेरे लिए बहुत आसान हैं। अल्लाह ताला किसी को तोड़ता है, किसी को जोड़ता है, किसी के गमों में मुब्तला करता है तो किसी की खुशियों को बहारों से नवाज देता है क्योंकि इसे अच्छी तरह पता होता है कि इसे अपने बंदों को किस तरह अपने पास बुलाना है। मेरा ये नावल अल्लाह के बंदों पर, इन बंदों पर मबनी है जो सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले और हदायत की राह पर चलने बढ़ने वाले हैं। और ये नावल जो खुद को डेडिकेट करूँगी क्योंकि इस नावल के तमाम अल्फाज एंजल सानी के हैं। ये तमाम अल्फाज उनके दिल के अल्फाज और मेरी सोच हैं क्योंकि लिखने वाला बस कहानी नहीं लिखता, वो अपनी सोच और अपने दिल की गहराइयों में छुपे सबक लिखता है जिनका पढ़ते तो सब हैं पर दिल से महसूस कोई करता है। मेरा ये नावल मेरे इस नावल में पाए जाने वाले सब्र, शुक्र और हदायत हासिल करने वालों के नाम। दास्तान असीर मोहब्बत। ये कहानी है नमाज फ़जर के कज़ा से लेकर नमाज तहज्जुद की अदा करने वालों की, दुनिया की मोहब्बत से लेकर इश्क़ खुदा का सफ़र करने वालों की, एक तरफ़ा मोहब्बत का कैदी बनने वालों की, खामोश मोहब्बत में तड़पने वालों की, अपने ऊपर बेवफ़ाई का लबादा ओढ़कर चलने वालों की, एक तरफ़ा मोहब्बत का कैदी बनने वालों की। ये कहानी है किसी की यादों में जीने वाले अहान मीर की। ये कहानी है अपनी खामोश मोहब्बत को दिल में कैद रखने वाले सनान मिर्ज़ा की। ये कहानी है एक तरफ़ा मोहब्बत में तड़पने वाली सनाया आमिर की। ये कहानी है इन 3 लोगों की जिनको कुदरत ने मोहब्बत के पिंजरे में कैद किया था। ये कहानी है इन 3 लोगों की जो अपने आप में मोहब्बत की जंग लड़ते हैं। मोहब्बत, ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है ना, कोई जादू चीज़ हो जैसे जो अपनी तरफ माइल कर लेती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। वो कब इसके हिसार में आकर किसी को इतना चाहने लग जाता है कि फिर उसे खोने के तसव्वुर से भी डरने लगता है। ये किसी की खूबियों, किसी की हामियों, किसी की खूबसूरती या किसी की बदसूरती नहीं देखती, ये तो बस हो जाती है। पता नहीं कब, क्यों, किस तरह, कैसे और किससे। अगर मिल जाए तो इंसान खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगता है, अगर ना मिले तो ज़िंदगी ही बेरंग हो जाती है। इस मोहब्बत के इतने रंग दिलकश होते हैं कि इंसान बस हर दम इनमें ढलता चला जाता है और फिर ये इंसान को बदल के रख देती है। किसी अक्खड़ मिजाज को आज़िज़ बना देती है, किसी की खामोशी को गुफ्तगू में बदल देती है तो किसी की गुफ्तगू के आदी को हमेशा के लिए खामोशियों की लपेट में ले लेती है। किसी की उदासी को खुशी में बदल देती है तो किसी को हमेशा के लिए उदास कर देती है। मगर इसका हर रंग उधार है। अगर ये रूठ जाए तो अपने सारे रंग सूज समेत वापस ले लेती है। किसी की जान ले जाएगी तो किसी का खून पी जाएगी। किसी के तन्हाइयों का आदी बना देती है तो किसी को हमेशा के लिए अपने आप में गुमनाम कर देती है। शाम के साए हर तरफ डाल चुके थे, रात के 8 बज रहे थे, हर तरफ तारीकी के अंधेरे थे। आसमान पर चांद और इसके गिर्द फैले तारे अपनी आबोताब से चमकने लगे थे। छत पे खड़ी वो 18 साली लड़की इस आसमान को बहुत गौर से देख रही थी, पर इसकी आंखों में कोई इश्तियाक नहीं था। इसकी आंखों में वीरानी थी, खाली खाली वीरान आंखें आसमान को देखते वो सोच रही थी। तभी ट्रेन की शोर मचाती आवाज़ ने इसकी सोचों को तसलसल में खलल डाला था। आसमान से नज़रें हटाकर इसने अपने सामने का मंजर पर नज़र डाली, जहाँ सड़क पर वक्फा वक्फा से चंद गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल वगैरह दाएं बाएं अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। ये मंजर इसके घर के बाहर का मंजर था। इसका घर मोटरवे पर था, सामने ही दाएं बाएं जाती 2 सड़कें थी और इनके पार के कुछ ज़मीन पर फसल के पौधे थे। फिर इसने इनसे चंद कदम के फासले पर रेत की पटरी थी, जहाँ इस वक्त रेल की गाड़ियाँ अपनी सीटी बजाती तेज या पटरी पर चलती अपनी मंजिल की तरफ गामजान थी।
पटरी से चंद कदम दूर एक पुरानी कबाड़ की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री से होती हुई इसकी नज़र इस फैक्ट्री की सीध में बाएं तरफ की, जहां सुनसान आबादी थी, जो इस वक्त सही नज़र नहीं आ रही थी। इस आबादी की ज़मीन पर मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ फसलें जैसे कपास, गन्ना, मकई, गन्ना, साग और ऐसे ही दूसरी फसलों को उगाया जाता था। दिन के वक्त वो आबादी बहुत ही हरी भरी और खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात की तरीके में वो वादी इस वक्त वो बिल्कुल एक सुनसान घना जंगल लग रहा था। इस सुनसान और वीरान जगह को देखते हुए इसकी आंखें एकदम नम हो गई थी। वो टेबल पर खड़ी घर के गिर्द बनाई गई चार दीवारी के पार इस मंजर को देख रही थी। दीवार ने इसका आधे से भी ज्यादा वजूद छुपाया हुआ था। इसके वजूद का बस थोड़ा सा हिस्सा ही इस दीवार से ऊपर था। अपने बाजुओं को फोल्ड करके इसने दीवार पर रखा हुआ था। बाजुओं के पास ही दीवार पर चाय का खाली मग पड़ा हुआ था, जो यकीनन इसने ही पिया था। पास सड़क पर गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवारों या किसी भी शख्स की नज़र ऊपर नहीं थी जहाँ वो थी। अगर किसी की नज़र ऊपर चली भी जाती तो इन्हें कोई वहाँ नज़र नहीं आना था, क्योंकि इस वक्त वो रात की इस तरीके का ही एक हिस्सा लग रही थी। सिर्फ चांद की मध्यम सी रोशनी इस पर पड़ रही थी, पर फिर भी कोई इसे नहीं देख सकता था। और इसके वहाँ खड़े होने की वजह भी यही थी कि वो किसी को नज़र नहीं आ सकती थी और इस मंज़र को आराम से देख सकती थी। इसलिए वो इस मंज़र में ही खोई हुई थी। ठंडी हवा के झोंके से छू रहे थे। इसके सर पर हिजाब की सूरत में काले रंग का दुपट्टा था और इस वक्त सूट भी काला ही जेतन किया था, क्योंकि बकौल इसके वो काले रंग की शदाई थी। काला रंग इसे बहुत पसंद था, इसीलिए वो तकरीबन ज़्यादातर काला रंग ही पहनती थी। इसके चेहरे पर पड़ती चांद की रोशनी इसके चेहरे को रोशन कर रही थी। आसमान की तरफ हनूस नजरें जमाए इसने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। और ऐसा करने पर इसकी आंखों में मौजूद नमी में इजाफा हो गया था। क्या आपके लिए कुछ मुश्किल है अल्लाह? आसमान को देखते हुए धीरे से बोली थी। दो आंसू इसकी आंखों से निकलते गाल पर बह गए थे। मैं क्या करूं? बहराई आवाज में कहकर इसने एक बार फिर गहरा सांस हवा में हाश किया था। शायद ऐसे करके वो अपने अंदर के दर्द को दबा रही थी, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर इसने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और ऐसा करते ही इसकी आंखों में भरे आंसू जब्त का बंद तोड़ते बाहर निकले थे। मैं ठीक नहीं हूँ प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ। मैं रेजा रेजा होकर बिखर रही हूँ। मुझे मुझे थाम लेना, संभाल लें। जिस मोज़े की मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ, इसको कर दीजिए। बेशक आप ही कादर है मेरी दुआ पर कुन फरमा के मुझे सुकून दे दें। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है और आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथ नरमी के मामलात फरमा के मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दे। बेशक आप ही तो बहुत मेहरबान और सुनने वाले हैं। मेरी दुआ सुन ले, मेरी परेशानी दूर फरमा दे। मेरे अंदर की इस बेचैनी, इस घबराहट को मुझसे दूर कर दे। ये मुझे सू नहीं लेने देती, ये मुझे तड़पाती है बहुत। अल्लाह जी प्लीज़, कब से कहती वो आखिरकार ज़ारों के तार रो पड़ी थी। इसकी हिचकियाँ बन गई थी, पर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़ारों के तार रोते हुए इसने अपना साथ दीवार पर फोल्ड किए गए बाजुओं पर गिराया था और न जाने कितनी देर ऐसे ही खड़ी वो रोती रही थी। पर इसे किसी वक्त का होश नहीं था। पास ही मस्जिद से होती ईशा की अज़ान इसके कान में पड़ी तो इसने सर उठाया। आंखें पानी से लबरेज थी। वो खामोशी से खड़ी दिल में ही अज़ान का जवाब देने लगी। 4 से 5 मिनट लगे थे कि इसको अज़ान का जवाब देने और फिर अज़ान के बाद की दुआ और दुरूद शरीफ पढ़ने में। इसने एक बार फिर आसमान की तरफ सर उठाया, गहरा सांस लेकर बोली, मेरी दुआएं सुन लेना या अल्लाह। मुझे वो अता कर दें जिसकी मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ। थोड़ी देर और दुआ मांगकर इसने आमीन बोलते हुए अपने दोनों हाथों अपने चेहरों पर फेरे थे। इसने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला तो अज़ान के बाद मांगी गई दुआएं पूरी करता है, इसलिए वो ये मौका कभी जाने न देती थी। देखते ही देखते अब हर तरफ अजानों की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी इसकी नज़र इस सितमगर के पुष्प पर पड़ी थी, जो अपने घर से निकलता सड़क के किनारे ही दाएं तरफ चलता जा रहा था। वो नमाज़ पढ़ने जा रहा था, ये वो जानती थी। इस वक्त इसे सिर्फ इस सितमगर की पुश्त ही दिखाई दी थी, जिसने सफ़ेद काटन का सूट जेतन किया हुआ था। इसकी नज़रें तब इस तक जमी हुई थी जब तक वो इससे दूर होता अंधेरे में गुम ना हो गया था। खड़ूस इसके गायब होते ही वो बड़बड़ाई और इधर उधर देखने लगी। इसकी नज़र इसके दाएं तरफ जाते ही रुक गई थी। इस सितम का घर भी तो पास ही था जिस छत पर वो खड़ी थी। इस छत के साथ दाएं तरफ जुड़ी छत इस सितमगर के घर की ही तो थी। इन दोनों के घरों की छतों के दरमियान एक छोटी सी दीवार हैल थी, जिसे बआसानी फलांग कर पार किया जा सकता था। वो सितमगर और कोई नहीं, इसका अपना ही तो कज़न था, जो इसकी फीलिंग से यकसर अनजान अपने आप में ही गुम था। कभी इसके एहसास को गौर से समझा ही नहीं। 2 साल से वो इस अज़ियत में थी और पास रहते हुए भी वो कितना अनजान था इसकी इस अज़ियत से कि वो कितना तड़पती है। इसके लिए क्या कोई इतना भी अनजान हो सकता है किसी के एहसास से? वो सोच रही थी, आहे कब तक यहाँ खड़े होकर इसको ऐसे ही देखती रहोगी? पीछे से आती हानिया की आवाज़ ने इसे ख्यालों से आज़ाद किया था। तो इसने पीछे मुड़कर इसे देखा, जो अब ठुल टेबल पर चढ़ती इसके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। मैं यहाँ इसीलिए खड़ी इसके लिए खड़ी नहीं होती, ये तुम भी जानती। इसने संजीदगी से कहा तो हानिया से देखा, तुम पागल हो सुनाया। हानिया ने फीकी मुस्कुराहट से कहा तो वह हंसने लगी थी और फिर लगातार हंसते ही चली गई थी, इतना कि इसकी आंखें एक बार फिर से बहने लगी थी। पास खड़ी हानिया भी बस इसे देख कर रह गई थी। हमेशा ऐसे ही तो करती थी वो, जब भी वो इससे कुछ पूछती या इसे यही कहती कि तुम्हारी इस एकतरफा मोहब्बत ने तुम्हें पागल बना दिया, तो ऐसे ही कहकर लगा कर हंसने लग गई और इतना हंसती
ठीक है। इसकी आंखें आंसू से तर हो जाती थी, बहने लग जाती थी, जिन्हें वो साफ करते हुए ऐसा शो कराते थे कि ज़्यादा हंसने की वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए। पर हकीकत हानिया से बेहतर कौन जानता था कि इसकी आंखों से बहते ही ये आंसू इसके अंदर का दर्द थे, जो हद से ज़्यादा बढ़ जाता तो आंसू की सूरत इसकी आंखों से बह निकलता। तो बात बात पर इतना हंसती क्यों हो? क्या हंसने से तुम ठीक हो जाती हो? बुलाहर वो पूछ ही बैठी थी। हानिया के लहजे में अजीब सी हैरत महसूस करते हुए ना इसके अपने आंसू साफ करते हाथ रुके थे। इसने चेहरा मोड़कर दाईं तरफ खड़ी हानिया को देखा और एक गहरा सांस वाकिस फूट गया। क्या तुमने वो अरबी की कहावत नहीं सुनी? यानी वो हंसती हैं क्यों? हालांकि इनके दिलों में अरमानों का जनाजा पड़ा हुआ होता है। यही मजबूत तरीन और हसीन तरीन औरतों की निशानी होती है। इसीलिए मैं भी हँसती हूँ और अपने अरमानों को अपने दिल में दफ़ना कर, क्योंकि मैं भी तो मज़बूत हूँ, धीरे से कहती वो फिर से मुस्कुराई थी और चेहरा ऊपर करते आसमान को देखने लगी। इसके चेहरे पर इस बार मध्यम सी मुस्कुराहट थी, जो हर वक़्त इसके चेहरे पर मौजूद रहती थी। यही मुस्कुराहट तो थी जो सबके सामने इसका साथ देती थी। इसी मध्यम मुस्कुराहट की वजह से ही तो वो सबको एक खुशबाश सी, शोहो चंचल सी लड़की लगती थी। पर हकीकत में वो क्या थी, ये तो वो जानती थी, या फिर इसका अल्लाह हानिया बस इसको देख कर रह गई थी। वैसे मैं सोचती हूँ कि ये जो मोहब्बत तकलीफ थी ऐसे छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर होता है। हानिया ने कहा तो एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट इसके होठों को छूकर गुजर गई और इससे धीरे से कहा, मोहब्बत नहीं थकाती हानि, जिसको चाहा जाए इसकी बेरूही और बेहिसी थकाती है। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या करूँ आप है? वो बात को बदलते बोले, किस बारे में? हानिया ने सवाल किया। यार वो खाला जानी ने बुलाया ना अपनी तरफ, उन्होंने बोला है कि कुछ वक्त मैं इनके साथ गुजारूं, या और याले भी यही कह रही थी, अगर मैं ना गई तो वहां तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। तो बताओ क्या मैं जाऊँ उनकी तरफ या नहीं? वो आप बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। हाँ यार, शाम को इस टेढ़े वाले की कॉल आई थी, मुझे कह रही थी कि अगर तुम ना मानो तो मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें मनाना और तुम्हें इसके पास भेजना, इसलिए तुम्हें मैं राज़ी करूँ और इसके पास जाने के लिए। नहीं तो इसने तुम्हारे साथ-साथ मुझसे भी नाराज़ हो जाना है। हानिया मुँह बिगाड़ कर बोली, पर मेरा मूड नहीं है ना। अब मेरा दिल ही नहीं करता वहाँ जाने का या कहीं भी जाने का। और एक बार फिर आसमान को देखते हुए धीरे से बोली, तो हानिया ने इसे देखा। एक वक़्त था जब तुम वहाँ जाने के लिए मरती थी, सबकी मिन्नतें करती थी, अब देखो ज़रा। हानिया से घूर कर बोली, हाँ पता, मैं छोटी थी ना और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसने जवाब दिया और हानिया को देखा जब इसे डबल गुरी से नवाज रही थी। हाँ, तब तुम 16 की थी और अब 18 की हो। 2 साल में तुमने खुद को इतना बदल लिया कि तुम 18 साल की लड़की नहीं बल्कि 80 साल की कोई बूढ़ी औरत बन गई हो, जिसकी वजह से अब तुम्हारा कुछ करने को या कहीं जाने को भी दिल नहीं करता। तुम चाहोगे कि समझे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेस्टी को नाराज नहीं कर सकती। हानिया हल्के से बोली थी तो वह हंसने लगी। क्या यार, अच्छा चली जाऊंगी मैं, और नहीं होती तुम्हारी बेस्टी तुमसे नाराज, ठीक है? इसने प्यार से कहते हुए हानिया के हाथ थामे तो हानिया भी मुस्कुराने, ये हुई ना बात। हानिया खुशी से बोली और इसके गले लगी थी। पर वल्मकाबल वो सोच में पड़ गई थी, लेकिन इसके लिए इसके दोस्तों की खुशी ज़्यादा अजीब थी, इसलिए वो अब याले के पास जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। हानिया इसके बड़े मामू की सबसे छोटी बेटी थी। इसके बड़े मामू के 5 बच्चे थे, 3 बेटियाँ और 2 बेटे, जिनमें सबसे छोटी हानिया थी, जबकि बाकी बहन भाई शादीशुदा थे। अच्छा चलो हटो, मेरे होने वाली भाभी जी, मैं आपका होने वाला शोहर नहीं हूँ जिसके गले लगेगी आप। वो शरारत से बोली तो हानिया एकदम से अलग हुई थी और घूर कर सामने खड़ी इस लड़की को देख, शर्म का लो सुनाया को बच्ची, ज़रा भी तमीज़ नहीं है बात करने की। हानिया हफ्गी से कहती चढ़ना मोड़ गई थी। अरे यार, नाराज़ क्यों हो रही हो? अच्छा, अच्छा, तो तुम शर्मा रही हो? अरे वाह! कितनी प्यारी लग रही हो ना शर्माते हुए। सुनाया जो जल्दी से इसका रुख अपनी तरफ करती बो रही थी, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर एकदम शरारती अंदाज में कह ली, परे दफ़ा हो तुम बदतमीज़। हानिया ने इसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। अच्छा यार, कुछ नहीं ना कह रही, तुम शर्माओ मत। सुनाया ने कहते हुए दोबारा अपना रुख सड़क की तरफ कर लिया था। अच्छा तो कब जाओगी फिर याले की तरफ? हानिया ने इसे मुखातिब किया। शायद 2 दिन बाद। वो सोते हुए बोले, चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अभी वो 2 दिन बाद मैं तुम्हारी पैकिंग करवाऊंगी। अभी भी मैं याले को बता कर आती हूँ कि तुम्हें राज़ी कर लिया मैंने। इसकी मुस्कुराहट सुनकर कितनी ताकत है ना इसकी एक मुस्कुराहट में, जो हर दर्द हर तकलीफ सब कुछ छुपा लेती है। वो सोचने लगी। वो मस्जिद से एक कोने में बैठा दुआ के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए था। मस्जिद में लगे बल्बों की रोशनी और इसके चेहरे पर पड़ती इसे रोशन कर रही थी। इसकी काली बड़ी और गोल गोल आंखें, जिनमें इस वक्त नमी थी, बल्कि रोशनी पड़ने की वजह से किसी चमकीली चीज की तरह चमक रहे थे। इसके काले बाल शायद सजदे में जाने की वजह से पेशानी पर बिखरे रहे थे। सुतवान आँख, हल्के गुलाबी लब और चेहरे पर मौजूद हल्की हल्की बेड़ी से और खूबसूरत और एक पुरकशिश मर्द बनाती थी। वो हाँ मीर था, एक 25 साला जवान मर्द। यार अब काफ़ी देर बाद इसकी हौसला भी हिले थे। इसने अल्लाह को पुकारा था। चंद लम्हे फिर से इसके लब खामोश हो गए थे। इसने एक गहरा सांस लिया। या रब्बी, ऐ मेरे रब। वो फिर से दिल में बोला, आपको तो सब मालूम है ना या अल्लाह, मैं मजबूर था, मैं इसकी ज़िंदगी हराब नहीं कर सकता था, इसलिए इसलिए मैं इससे दूर हो गया था। या यूँ कहूँ कि आपने ही मुझे इससे दूर कर दिया ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। अल्लाह, वो बहुत मासूम थी, वो बहुत अच्छी थी, आपको तो पता होगा ना, क्योंकि आप ही तो जानते होंगे ना। ऐ मेरे रब, मेरे दिल को सुकून दे रहे। इसकी यादें मुझे सुकून नहीं लेने देती और ना ही इन पर मेरा बस चलता है कि मैं इसे अपने दिलो-दिमाग से निकाल सकूँ। आपको तो पता है ना अल्लाह, हम किसी का चेहरा भूल सकते हैं, मगर इसके जज़्बात की हरारत, एहसासात की नज़ाकत या इसकी
कही आवाज़ में अंगुली में ढा उसको कभी कभी भी अपनी याद से नहीं मिटा सकती। मैं इसको भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो इस तरह मेरी यादों में समा चुकी है कि मेरा दिल खुद मुझसे कहता है कि अगर इसकी यादों को मुझसे दूर किया, तो मेरा धड़कना रुक जाएगा। मैं बंद हो जाऊँगी, इसकी यादों को मुझसे दूर ना करो। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? आप तो दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है ना? आप मेरे हाल से भी तो वाकिफ़ होंगे ना? मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे दिल को सुकून दे दें। बेशक आप ही तो आप सुनने और जानने वाले हैं। आमीन। एक आँसू इसकी आँख से बहता इसकी दाढ़ी में जा समाया था। इस जिसको इसने आमीन कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरते साफ किया था। थोड़ी देर वो ऐसे ही वहाँ बैठा रहा, फिर उठकर घर की तरफ चल दिया। सुनाया कि सोचो कम है, पर एक बार फिर आहान मीर के साथ थी। 2 दिन तक मैं हालाए जानी के पास चली जाऊँगी और पता नहीं वहाँ से कब तक रहूँगी, और क्या जब तक मैं वहाँ रहूँगी तब तक मेरे नहीं देख पाऊँगी। वो सोचते हुए एक बार फिर सड़क की इस तरफ देखने लगी जहाँ वो गया था, और कुछ सेकंड बाद ही से इसका सफ़ेद सूट नज़र आया जिस पर पास से गुजरती कार की लाइट पड़ी थी और कार के आगे निकलते ही गायब हो गई थी। इनके घर के पास ही वो मस्जिद थी जहाँ वो नमाज़ पढ़ने जाया करता था। वो बिना पलके झपकाए इसे देखती गई थी जो अब आहिस्ता-आहिस्ता घर के करीब आ रहा था। कितनी खुशनसीब होगी ना वो जिसका महरम बनेंगे, ये इसके दिल से आवाज़ आई थी और इसे देख रही थी जो अब बिल्कुल घर के सामने पहुँच चुका था जहाँ सनाया खड़ी थी। वहाँ हान की नज़रें तो बरसा नहीं जा सकती थी, पर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो इसे नज़र आती या नहीं, खड़ूस ना हो तो। पता नहीं समझते क्या खुद को जैसे कोई शहज़ादा और दुनिया की सारी लड़कियाँ इन पे फ़िदा हों। वो जब बिना पलके झपकाए से देख रही थी, इसके साथ हुए अपने पिछले झगड़े का ख़्याल आते ही बड़बड़ाने लगी। जाए जो करे मुझे क्या, वो साइड का कहती वापस नज़रें आसमान पर जमा गई थी। हाँ, जो अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपश महसूस कर रहा था, अपनी नज़रें इधर-उधर करता देख रहा था, तभी इसकी नज़र ऊपर इस तरफ गई जहाँ वो खड़ी थी। एक पल के लिए वो थम गया था। इस वक़्त वो इसे वाज़ह तो नहीं दिखाई दे रही थी, पर वो जानता था वो कोई और ही नहीं होगी जिसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया था और सामने मौजूद चाँद की मध्यम रोशनी में इसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये इस वक़्त अकेली छत पर क्या कर रही है? हान सर झटका बड़बड़ाया और घर के अंदर की जानिब बढ़ गया था। मैं जानती हूँ वो नामहरम है और इस तरफ देखकर मैं खुद को गुनहगार करती हूँ अल्लाह, पर आप तो मेरे दिल का हाल से वाकिफ़ है ना, आपको तो पता है ना मुझ पर एतबार नहीं है, मुझे माफ़ कर दे। आसमान पर हनूस नज़र जमाई वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। आँखें एक बार फिर नम हो गई थी। एक गहरा साँस लेती वो टेबल से नीचे उतरी और नीचे की जानिब बैठ गई थी, जहाँ इसके घर वाले साहब बैठे थे। सनाया आमिर वल्द आमिर हुसैन की सबसे छोटी बेटी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, आम सी मेट्रिक पास लड़की। इसके 4 भाई थे, एक बड़ी बहन थी, जिनमें बड़ा भाई और बहन शादीशुदा थे। पीछे रह जाते थे इसके 3 इससे बड़े भाई और वो। इसकी माँ नहीं थी, जिनका इंतकाल हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे। इसके वालिदा एक हार्ट पेशेंट थी जिनका इलाज काफ़ी अरसे से चलता आ रहा था, पर मौत का वक़्त मुकर्रर होता है, इसलिए 3 साल पहले ही वो हाल की हकीकी सज़ा मिली थी। इसकी माँ की वफ़ात सनाया के लिए पहला दचका थी। अपनी माँ की वफ़ात के बाद इसकी हँसी कहीं खो गई थी। अब वो हँसती भी थी तो एक खोखली हँसी जो कोई भी नहीं पहचान सकता था सिवाय इसके और अल्लाह के। वो नीचे आए तो नज़र एक पल के लिए फिर से थम गई थी, क्योंकि सामने ही तो वह बैठा था इसके भाइयों के पास। इसकी पूँछ सनाया की तरफ थी। ये आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? जहाँ देखो वहाँ जाता है। वो दिल में गुस्से से सोचती, पैर पटकती किचन की जाती। अहान की नज़रें अचानक ही दाएं जानिब घूमी, जहाँ इसे सनाया कि किचन में दाखिल होती पूछ नजर आई थी। वो वापस इस तरह मुतवज्जो हुआ जहाँ वो इसके 2 भाइयों के साथ बैठा हुई बात कर रहा था। इसने किचन में दाखिल होते ही एक गहरा सांस आया और जल्दी से चाय का पंचा ठाने ली। फिर कुछ सोचकर किचन के दरवाजे पर आई। चाय कौन-कौन पिएगा? इसने सबको देखकर सवाल किया। इसका ये सवाल इसके बाबा के अलावा सबसे था, क्योंकि इसके बाबा से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब जानते थे कि इसके पापा तो चाय बहुत शौक से पीते थे। मैं हाफ कप लूँगा, अफ़नान ने कहा, जो कि हानिया का ही मैं कहता था। मैं भी, साथ ही अरहान बोला, जिसका अगले महीने ने कहा था। मैं नहीं पीऊँगा। इस बार सफ़ियान बोला, जो कि इसका सबसे बड़ा भाई था और शादीशुदा था। पर हम भी नहीं पिएँगे, हम बाहर जा रहे हैं। अब की बार ज़ैन अहान का हाथ पकड़ कर खड़ा होता बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आमिर हुसैन दोनों को देख कर बोले थे, नहीं अहान, इन्हें खान भी अपने बच्चों की तरह ही लगता था। कहीं नहीं अंकल, बस बाहर बैठे हैं दोस्तों के साथ। ज़ैन से पहले ही अहान बोला था। अच्छा। आमिर हुसैन ने सर हिलाया। ओए सानी, मैं भी चाय नहीं पीऊँगा, मैं भी साथ ही जा रहा हूँ इन दोनों के। अफ़नान भी जल्दी से खड़ा होता हुआ बोला, अच्छा जी। वो मुँह बिगाड़ के कहती वापस अंदर की जानिब बढ़ रही थी कि इसके कानों में ज़ैन की आवाज़ पड़ी, जो आमिर हुसैन यानी अपने और सनाइया के वाले से मुखातिब था। ऐसे बाबा, आपको नहीं लगता कि अब सानी की शादी की उम्र हो गई है? वो किचन के दरवाजे से सनाया की नज़र आती पूछ को देखकर शरारती अंदाज में बोला। तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगी थी सिवाय अहान और सनाया के। अगर इतनी ही ज़्यादा जल्दी है ना तो अपनी करवा लो, समझे? सनाया ने वापस पलट कर गुस्से से कहा। ज़ैन और अफ़नान ने कहका लगाया। बाकी सब बैठे इनकी रोज़-रोज़ की ये नोक-झोंक सुन रहे थे। जो इस घर की रौनक थी, अहान संजीदा सा खड़ा इन सबको देख रहा था। इसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट नहीं आई थी। हाँ भई सैन, सही तो कह रहा है। अब उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, ये ना हो के कल को हमारा बहनोई ये कहे कि मुझे बूढ़ी औरत दे दी है। अफ़नान चेहरे पर दुःख भरे तासुरात से जाकर बोला, तो सनाया के दाँत पीसे, बूढ़ी होगी तुम दोनों की बीवियाँ। सनाया ने दाँत पीस के कहा, तो वहाँ मौजूद सब ने फूँस के कहने निकले थे, और इस बार अहान के चेहरे पर भी हल्की-सी मुस्कुराहट रेंग गई थी, जिसको वो फ़ौरन ही छुपा गया। अरे भई, क्या तुम लोग मेरी बेटी के पीछे तंग करने बैठ गए हो? चलो जाओ यहाँ से। आमिर हुसैन ने मसनूई गुस्से से चेहरे पर सजा के कहा।
तो वो तीनों जल्दी से वहाँ से खिसक गए थे और सनाया भी फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ गई। चाय पीने के बाद इसने ईशा की नमाज़ अदा की और अपने कमरे में बैठ गई थी। रात के 10 बज चुके थे। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी आहान के बारे में सोच रही थी। ना चाहते हुए भी वो शख्स इसकी सोचों का महवर बन जाता था। वो जानती थी कि वो शख्स इससे उम्र में काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 7 साल, लेकिन फिर भी वो इससे मोहब्बत कर बैठी थी। तब जब वो सिर्फ़ 16 साल की थी, तब जब इसको पता ही नहीं था कि ये मोहब्बत होती क्या है। वो इस शख्स को दिल में बसा बैठती थी। इसकी आँखों से आंसू बहने लगे थे। आपको तो पता है ना अल्लाह, मैंने जानबूझकर नहीं किया, खुद ही हो गई ना अल्लाह जी। मैं तो आपसे हर नमाज़ में दुआएँ करती थी कि मुझे नामहरम की मोहब्बत से बचाना, मुझे इस गुनाह से बचाना पाए, पर ये सब आपने किया। वो भी एक ऐसे शख्स का ख़याल मेरे दिल में डाला जो गलती से भी मेरे रहमो-गमान में भी ना था। आपने ही इसे मेरे दिल में डाला और जब मैं तहज्जुदों में रो-रो कर आपसे कहती थी कि इसको मेरे दिल से निकाल दे, मुझे इस गुनाह में मत डालें, आखिर वो क्यों आता है मेरे ख़्याल में? इसे मेरे दिलो-दिमाग से निकाल दें, तो तब आपने क्या किया? इसको खुद ब खुद ही मेरी दुआओं में शामिल करवा दिया कि मैं इससे आपसे माँगने लगी। इस पर मेरा इख्तियार तो नहीं था ना अल्लाह, ये सब आपने किया ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ इसे मेरे और मुझे इसके हक़ में बेहतर कर दें, इसे मेरा महरम बना दें, प्लीज़ या रब, आमीन। इसने दिल में कहते हुए अपने आँसू साफ़ किए और आँखें मूंद ली। रात के 1 बजे का वक़्त था। ये मंज़र मुल्तान शहर का था, जहाँ सुनसान सड़क पर एक घर के सामने काले रंग की कार खड़ी थी, जिसके बोर्ड पर कोई बड़े मज़े से बैठा था। सामने मौजूद अपने घर के अंदर खड़े गार्ड को देख रहा था। "हान बाबा, अब तो मेरे हिटलर बाप भी सो गए होंगे, अब तो अंदर आने देना प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। क्या चाहते हैं आप कि यहीं कार पर सोकर रात गुज़ार दूँ मैं?" वो कार के बोर्ड पर सर उठाकर मज़े से बोला था। ऐसे जैसे वो वहाँ एन्जॉय कर रहा हो। "सनान पुत्र, अब मैं क्या करूँ? बड़े साहब ने सख्ती से मना किया कि मैं आपको घर में दाखिल नहीं होने देना, नहीं तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा ना।" वो दरवाज़े के पार खड़े गार्ड्स ने साफ़ कोई से कहा था। "यार हान बाबा, कुछ तो ख़्याल कर ले, फ़ेमस बंदा हूँ, चप्पे-चप्पे पर मेरे फैन्स रहते हैं। अब अगर इनमें से किसी ने मुझे यहाँ पर ऐसे देख लिया, तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी इनके सामने कि द फ़ेमस सोशल मीडिया स्टार अपने घर से बेघर कर दिया गया।" वो मसनूई हल्के से बोला, "सनान पुत्र, तो फिर आपको खुद ही ख्याल रखना चाहिए था ना कि इस बात का कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप खुद ही साहब जी को इतना तंग करते हो, इसलिए वो सज़ा देते हैं।" गार्ड ने मसनूई दुखी लहजे में कहा। "हाँ बाबा, जैसी वो सज़ाएँ देते हैं ना, मुझे तो शक होने लग गया कि कहीं वो मेरे सौतेले बाप ना हो, तफ्तीश करवानी पड़ेगी अब तो।" वो गाड़ी के बॉन्ड पर सीधा होकर बैठते हुए पुरसोच अंदाज में बोला, "अरे सनान पुत्र, ये क्या कह रहे हो? साहब जी ने सुन लिया ना, तो आप ये ऐसे ओल-फोल कह रहे हैं, तो आपको हमेशा के लिए घर से बाहर सुलाएँगे।" गार्ड ने डरते हुए कहा। "अरे हान बाबा, मैं कहाँ ओल-फोल कह रहा हूँ, अब आप खुद ही बताएँ, क्या सगा बाबा कभी अपने इकलौते बेटे से ऐसा सलूक करता है? नहीं ना, तो ज़ाहिर है चावलों में कुछ तो पीला है, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। कल ही मामा को अपने सर की कसम देकर पूछूँगा कि बताएँगे वो अब सच।" वो दिमाग में न जाने कौन से मंसूबे बनाते बो रहा था और घर के अंदर खड़ा गार्ड बस इसे देख कर रह गया। "वैसे स्नान पुत्र, दाल में कुछ तो काला है, ये तो मैंने सुना था, पर ये चावलों में कुछ पीला है, इसका क्या मतलब है?" गार्ड ना समझे से बोला। "अरे हाँ बाबा, अब दाल मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने मुहावरा अपनी पसंद का बना लिया। देखिए अब अल्लाह ने कितनी एक्स्ट्रा अकल से नवाजा मुझे।" वो मज़े से कहता वापस कार पर लेट गया था और खान बाबा बस इसे देख कर रह गए थे। और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ के वो सनान मिर्ज़ा था, द ग्रेट सोशल मीडिया स्टार, उम्र 24 साल के करीब। वो इंतहाई कम वक़्त में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोहरत पाने वाला इंसान था। दुनिया के तकरीबन हर कोने में ही इसके फैन्स मौजूद थे। इसके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, ट्विटर और वो भी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिलियंस की तादाद में फॉलोवर्स थे। ना सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़के भी इसके दीवाने थे। उसके डीएम्स इसके फैन्स के मैसेज से भरे हुए थे, पर उसे कभी इतना वक़्त ही नहीं मिलता था कि वो जाकर इन मैसेजेस को देखे या रिप्लाई करे। वो गाड़ी पर लेटा आसमान को देख रहा था। आज ही एक इसे मशहूर ब्रांडेड कंपनी से मॉडलिंग की ऑफ़र आई थी और वो सोच रहा था कि वो जाए या ना जाए, तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ था। इसने टी-शर्ट के ऊपर पहनी हुई ब्लैक कलर की जैकेट के अंदर की जेब से अपना मोबाइल निकाला था। सामने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरा बाबू लिखा था, कॉलिंग चकमगा रहा। इसने कॉल रिसीव करके मोबाइल स्पीकर डाला और अपने सीने पर रखकर वापस आसमान की तरफ देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम भइयों। किसी लड़की की चहकती हुई आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी, तो इसके लबों पर गहरा तबस्सुम बिखरा था, पर अंधेरे में आवाज़ का दिखाई न दिया। "हाँ चुड़ैल, बोलो, सो गए? दरोगा जी यहाँ जाग रहे हैं।" वो मुँह पे गाड़ते बोला तो मुकाबिल ने कहकर गया था, "हाँ, हाँ, हाँ, सो गए हैं? आकर दरवाज़ा खुलवाती हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी करो, मेरे पेट में अब चूहे जंगल लड़ रहे हैं।" वो गहरा साँस लेकर बोला। हाँ, तो किसने कहा था बाबा की बात ना मानने को? अगर बा इनकी बात मान लेते ना, तो वैसे घर के बाहर ना खड़े होते, बल्कि अपने कमरे में आराम फरमा रहे होते। इसने मसनूई हफ़्गी से कहा तो सना ने मुँह बसोड़ा, "मेरी अम्मा ना बनो तुम, बस जल्दी से अंदर खुलवाओ मुझे, नहीं तो जो खाने-पीने की चीज़ें मँगवाई हैं ना, वो भूल जा, मैं वही खा लेता हूँ।" "अरे नहीं, नहीं, नहीं ब्रो, मैं अभी खुलवाती हूँ ना, दरवाज़ा बाहर तक आ गई हूँ, बस 2 मिनट।" और खबरदार जब मैं चीज़ों का हाथ भी लगाया, तो वो वार्निंग देते कॉल कट कर गई थी। बढ़िया चुड़ैल। सना बड़बड़ाते हुए सर झटका, फिर मुस्कुराकर कार से जंप लगाई कि उसके सामने ही घर का दरवाज़ा खुल चुका था। वैसे माँ-बाप रात में बच्चों को घरों से बाहर नहीं जाने देते, और वाहिद एक मेरा बाप है जो जब देखो मुझे घर से बेघर कर देता है। वो भी रात के वक़्त। सनान टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए अपने सामने चलती लड़की की पुश्त देखकर बोला तो वो पलटी। इसके हाथ में 2-3 बड़े-बड़े ट्रे
बड़े-बड़े शॉपर थे जो खाने की मुख्तलिफ़ चीज़ों से भरे पड़े थे। जब बच्चे आप जैसे होंगे ना तो माँ-बाप ने यही करना है, समझे? और कमर पर एक हाथ रख के स्नान को घूर का बोलते स्नान से देखा। तुम तो रहने ही से दाकी मेरी दुश्मन, चुड़ैल स्नानी से घूर का कहता किचन की जाने बढ़ गया। चुड़ैल होगी तुम्हारी होती सोतियाँ, वो चिढ़ का बोलते स्नान ने पलट कर इसे देखा। जैसे अपनी बड़ी-बड़ी भूरी आँखों से घूर रही, सफ़ेद सलवार कमीज़ में मलबूस लाल रंग का दुपट्टा गले में डाला हुआ था। ठीक है, नैनो उसकी हामिल वो लड़की उसकी छोटी बहन याले नूर थी, जो उम्र में तो इससे 5 साल छोटी ही थी, पर इस पर हुक्म ऐसे चलाया जैसे स्नान से 5 साल बड़ी हो। तुम ना मेरा सर ना खाओ, अब चल के खाना गरम करके मुझे दो। हुक्म वो हुक्म सादे करते हुए किचन में पड़े डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। याले ने से गुल से नवाज़ते फ्रिज से खाना निकाला और ओवन में रखा। हाँ, मैं तो भूल ही गई। याले पलट के एकदम चिल्ला के बोली, "आस्ता बोलो चुड़ैल, कहीं कि हिटलर साहब जाग गए ना, जाग जाएँगे।" सुनान ने इसे टोका था। ओह सॉरी, वो फ़ौरन ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली थी। "वैसे भूल क्या गई थी?" जैसे चिल्ला रही थी सुनान ने इसे देखते हुए पूछा। "दाँत निकालने के लिए नहीं बोला मैंने," दाँत पीसते हुए बोली। "वो ना आपको पता है 2 दिन बाद कौन आ रहा है यहाँ?" याले सुनान को देखकर कहती पलट कर ओवन से खाना निकालने लगी थी। "कौन आ रहा है? डैड के कोई मेहमान हो तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनके आने पर तुम इतना खुश नहीं होते।" सुनान ने आईब्रो उचका के कहा। हाँ, बिल्कुल, वो जो भी है बहुत ख़ास है। याले ने चहकती आवाज़ में कहा और खाना स्नान के सामने रखा। बताओ बे, ऐसी कौन है फिर वो ख़ास? नहीं, 1 मिनट, कहीं-कहीं वो तुम्हारी मिस नहेली तो नहीं आ रही? सुनान जो चिढ़ते हुए बोल रहा था एकदम याले को देखकर संजीदगी से हुआ, लेकिन इसके मुँह के ज़ाविये ऐसे बिगड़े थे जैसे कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख ली हो। हाँ जी, बिल्कुल वही आ रही है मेरी जान, मेरी बेस्टी, आपको तो पता है ना, पूरे 2 साल बाद आ रही है वो। याले खुशी से झूम कर बोली और फिर अचानक सुनान को देखकर मुँह बसोड़ा। खबरदार जो मेरी बेस्टी को ज़रा-सा भी तंग किया आपने तो। ओए जाओ, वान तो ऐसे गा रही हो वो जैसे बड़ी कोई हूर परी आ रही हो ना। मुस्कान मुँह बिगाड़ कर कहता खाना खाने लगा। अब तो बस जलते ही रहना हमारी दोस्ती से। याले कहती है इसके बराबर वाली कुर्सी पे बैठ के जलता हूँ मैं और वो भी मैं। हाँ, हाँ, बस करो। सुनान ने याले की बात को जैसे हवा में उड़ाया। खैर मैं जा रही हूँ शब्बा खैर, याले कहती उठी और बाहर की तरफ पलटी। वैसे नाम क्या था इसमें इस नशेली का? सुनान ने जरा मोड़ कर याले की पूछ को देखकर सवाल किया तो वो पलटी। हद है, अपनी कज़न का नाम तक तो जानते नहीं हो, लेकिन सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम ज़रूर पता है। याले ने तासुब से कहा। खैर सनाया नाम है इसका, आप भूल मत जाना। याले कहती वापस पलट गई, पर सनान सोच में गुम हो गया। सो मिस नहरेली उर्फ सनाया, देखते हैं अब आप कौन से कारनामे में सरंजाम देती हैं। वो पुरसोच आवाज़ में बोला और खाना खाने में मगन हो गया, बगैर ये जाने कि अब की बार सनाया का आना सनान की ज़िंदगी में क्या असर छोड़ने वाला था। खाना खाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में आया था और अलमारी से सिंपल सी ट्राउज़र शर्ट निकाल कर बात लेने चला गया। वो ना सिर्फ़ अजीब बातें करता था, बल्कि इसकी हरकतें भी अजीब थी। रात के 2 बजे वो बात ले रहा था, क्योंकि कोई भी आम बंदा तो अब रात के 2 बजे बात लेने से रहा। ये आदत सिर्फ़ सनान मिर्ज़ा में ही पाई जाती थी, क्योंकि बकौल इसके इसे नहाए बगैर सुकून की नींद नहीं आती थी। तकरीबन 10 मिनट तक वो वॉशरूम से बाहर निकला और गीले बालों समेत बेड पर आकर आड़े-तिरछा लेट गया। बेड पर लेटे ही वो अब सोच रहा था कि मॉडलिंग की ऑफ़र एक्सेप्ट करें या ना करें। कल डैड से बात करूँगा इस बारे में। इसने खुद से हरदुक्लामी की थी। अचानक इसका ख़्याल सनाया की तरफ गया। वैसे ये मिस नहरीली इतना लेट चक्कर क्यों लगा रही है इस बार? पहले तो हमेशा हर दूसरे-तीसरे महीने बाद पहुँच जाती थी। मुझे क्या, कमरे की छत को देखता वो सोच रहा था। कमरे में हर तरफ एसी की ठंडी हनकी फैली थी। ऐसा नहीं था कि वो सनाया को नापसंद करता था, इसे बस इसकी आदतें नापसंद थी। हर वक़्त हँसते रहना, सबको तंग करना, हर चीज़ पर नखरे दिखाना और अपनी ज़िद पर कायम रहना, किसी की बात ना मानना। इससे सनाया को ये आदतें ज़हर लगते थे। बस इसी वज़ह से वो सनाया से थोड़ी आड़ महसूस करता था। इसकी बाकी सब फैमिलीज़ कज़न की निस्बत सनाया कुछ ज़्यादा ही हँसमुख टाइप थी। हालाँकि सनान इससे 5-6 साल बड़ा था, पर वो इससे भी ज़िद करने में पीछे नहीं रहती थी। वो जब भी इनके घर आती, तो याले के साथ मिलकर इतना हल्ला-गुल्ला करती कि सनान बेचारा इसके और याले के शोर-शराबे से तंग ही आ जाता। इसलिए वो अब भी यही सोच रहा था कि सनाया के इस बार भी यही होंगे, काम होंगे। इन दोनों चुड़ैलों ने फिर से जीना हराम करने मेरा। वो मुँह बिगाड़ कर बड़बड़ाता हुआ आँखें मूंद करा। जहाँ सनान ने अपनी आँखें को बंद किया था, वहीं हानेवाल शहर में सोए 2 नफूस की आँख खुली थी। सनाया ने अपने तकिया के पास पड़े मोबाइल पर टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो मुस्कुराई थी। थैंक यू अल्लाह जी। मुझे तहज्जुद की नमाज़ के लिए जगाने के लिए मुस्कुरा कर कहती जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकलती। वुज़ू करने के लिए वॉशरूम की जाने वाली थी। कुछ देर बाद इसने अपने कमरे के एक कोने में जायनमाज़ बिछाई थी, बगैर ये जाने कि इसके घर की दीवार के साथ जुड़े घर में कोई अपने कमरे में इसी वक़्त सजदे की हालत में पड़ा अपने रब से बातें कर रहा था। अपने अल्लाह से अपने हाल दिल बयान करा। सनाया ने अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ सीने पर बाँधे थे और साथ मौजूद घर में सजदे की हालत में पड़े इस वजूद की हिचकियाँ बनी थी। चंद लम्हों बाद सनाया अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गिरी और ऐन इसी वक़्त इस नफूस ने सजदे से सर उठाया था। इसका चेहरा आँसुओं से था। वो खामोशी से बैठा जायनमाज़ को देख रहा था और जायनमाज़ पर आहिस्ता-आहिस्ता अपने हाथ फिराए। कितनी अजीब बात है ना, जहाँ कुछ लोगों के लिए रात के 2, ढाई और 3 बजे का वक़्त इनके सोने का वक़्त होता था, वहीं कुछ लोगों के लिए यही वक़्त इनका अल्लाह ताला से मुलाकात का होता था। कुछ लोग इस वक़्त नींद को अपना सुकून समझ रहे होते हैं और वहीं कुछ लोग इस वक़्त तहज्जुद में अल्लाह पाक के आगे सर झुकाकर सजदे में सुकून हासिल करते हैं।
सनाया ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, या अल्लाह जी ए कुन फ़यकुन के मालिक है, मोज़िज़े करने वाले, हर चीज़ पर अपनी कुदरत रखने वाले। आप सबके दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं, आपको मेरे दिल का हाल भी पता है ना। या अल्लाह मैं बेबस हूँ, आप मेरी मदद फ़रमा दें। वो जो मेरे दिल पर काबिज़ होकर बैठा है, इसे मेरा महरम बना दें, इसे मेरे और मुझे इसके हक़ में बेहतर कर दें। या दिलों को फेरने वाले, इसके दिल में मेरा ख़्याल डाल दें। वो धीरे-धीरे से बो रही थी और साथ मौजूद था घर में बैठा हान भी दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठा था, अल्लाह को पुकारा था, या रब्बी। वो मध्यम मगर भारी आवाज़ में बोला था, मुझे सुकून दे दे, मैं इसे भूल नहीं पा रहा, प्लीज़ कुछ कर दे, मुझे माँगना नहीं आता पर आप तो बिन माँगे नवाज़ने वाले हैं ना। प्लीज़ मेरी दुआओं को सुन ले, इसकी यादें मुझे सुकून नहीं लेनी थी, पता नहीं किस हाल में होगी वो, शायद वो मुझे बद्दुआएँ देती होगी, ये इसकी याद ही होगी जिसने मेरा सुकून छीन लिया। प्लीज़ अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, एक बार मुझे इससे मिलवा दे, मैं इससे माफ़ी माँग लूँ। वो अभी कह ही रहा था कि एकदम अचानक से इसकी आँखों के सामने से सनाया का चेहरा आया था, वो हैरान हुआ, इसने अपनी आँखों को 2-3 बार बंद करके खोला, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ने दिल में कहा और अपना फिर ध्यान अपनी पहली दुआ की तरफ किया, प्लीज़ मेरी दुआओं पर कुन फरमा दे आमीन। वो जल्दी से कहता उठ खड़ा हुआ था, जाए-नमाज़ लपेटकर साइड पर रखकर जब बेड पर जा लेटा। बज़ाहिर तो वो दोनों दुआ कर रहे थे, पर कितना अजीब था ना, सनाया की दुआओं में अहान था और अहान की दुआओं में कोई और थी। और वो कौन थी ये अहान ही जानता था, पर इन सब से बेखबर सनान मिर्ज़ा सोए मज़े से सोया अपने ख्वाबों में गुम था। इसके वहमो-गुमान भी ना था कि कभी ये ख़्याल भी नहीं आता होगा कि इसकी किस्मत भी इसके साथ खेल खेलेगी और पता नहीं इसे कहाँ लाके खड़ा कर देगी। सब अनजान थे इन सब के साथ, अब किस्मत ने क्या करना था, क्योंकि ये मोहब्बत के खेल थे और मोहब्बत जिसे हो जाए इसे कहाँ बख्शती है। सनाया भी दुआ मुकम्मल करती जैनमाज़ पेट का सोफ़े पर रखती वापस बेड पर जाकर सो गई थी। अगली सुबह मामूल के हिसाब से थी। अपनी सायरा भाभी जो भाभी का में इसकी बहन ज़्यादा थी, इसके साथ कुछ किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता तैयार करवा रही थी। सनाया कुछ देर बाद भाभी ने इससे मुखातिब किया, जी आप ही वो कप में चाय अंडेलते हुए बोली, सुफियान कह रहे थे कि तुम कल खाला की तरफ चली जाओ। वो काफ़ी बार कह चुकी हैं बाबा जान को कि तुम्हें भेज दें, वो बहुत याद कर रही थी तुम्हें। जी आप ही जानती, बाबा से पूछूंगी, जैसा वो कहें, इसने नॉर्मल अंदाज में कहा और चाय कप ट्रे में रखी अपने बाबा के पास चली। वो जो बाहर बने छोटे से टीवी लाउंज में बैठे थे, बाबा चाय इसका कप इसने चाय का कप पकड़ाया, जीती रहो मेरा बच्चा, आमिर साहब मुस्कुरा के बोले थे। आमीन। ये आवाज़ सुफियान भाई की थी जो सनाया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरा नाश्ता नहीं लाई तुम, वो मसनूई हफ़्के से बोले। माज़रत के साथ जी नहीं, क्योंकि आपका नाश्ता आपकी बेगम साहिबा लाती हैं। वो मुस्कुरा कर कहती है, अपने भाई के पास ही कुर्सी पर बैठ गई थी। अच्छा जी, सुफियान भाई ने आईब्रो उचका के कहा। जी, जी, वो देखें आ गया आपका नाश्ता। सनाया ने कहते किचन से आती है अपनी भाभी की तरफ इशारा किया, आपका नाश्ता? सायरा ने धीमी मुस्कुराहट से कहते हुए कहा, ट्रे सुफियान के सामने रखा जिसमें पराठा, अंडा और साथ चाय के 2 कप थे। शुक्रिया बेगम। सुफियान के कहने पर सायरा मुस्कुराती वहीं बैठ गई थी। सनाया ने सुफियान के पास पड़े 2 चाय के कप में से एक उठाया, तो सुफियान ने इसे गिराया, इसके लिए चाय क्यों लाई आप? अब ये खाली पेट भरा हुआ ये कप चाय का पिएगी? सुफियान ने सायरा को कहा तो इसने सनाया को देखा, रोज़ ही पीती है, इस पूरे दिन में पता नहीं कितने कप खाली करती है। अब कौन-सा हमारे करने से इसने चाय पीना छोड़ देनी है, इसलिए मैं ले आई। इसने हफ़्की से कहा तो सनाया ने दाँत निकाले। बेटा जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ज़्यादा चाय मत पिया करो। अमर हुसैन के कहने पर सनाया ने आँखें जोड़ी। क्या बाबा, आपको पता तो है ये 2 काम मैं कभी नहीं छोड़ सकती, और वो काम है, एक चाय पीना और दूसरा वो बेकार के नॉवेल्स पढ़ना। सनाया की बात करने से पहले ही इरहान ने इसकी बात मुकम्मल की थी। वो बेकार नहीं है समझे आप, सनाया ने दाँत पीस कर कहते हुए चाय के कप को मुँह लगाया। वैसे पता नहीं मिलता क्या है नॉवेल्स में तुम्हें जो पूरा दिन घुसी रहती हो इनमें? सुफियान ने अजीब-सा मुँह बना के कहा और साथ-साथ नाश्ता करने लगा। ब्रो मुझे जो कहना है ना कह ले, मेरे नॉवेल्स और मिठाई को कुछ ना बोले आप। सनाया ने नाराज़गी से कहते हुए चाय का खाली कप मेज़ पर रखा। अल्लाहू अकबर! देखे बाबा, इतनी जल्दी चाय का पूरा कप खाली भी कर दिया। अरहान आँखें बड़ी करते हुए बोला, तो फिर आपकी तरह की चुस्कियाँ भरती रहूँ? पीने की चीज़ है, बस पी ली, आप जल्दी पियो या देर से, इससे क्या होता है? सनाया घूर कर कहा। मैं कब चुस्कियाँ लेता हूँ? अरहान ने उस दाँत पीसे थे। अच्छा भई अब तुम चुप करो दोनों, नाश्ता तो सुकून से करने दो मुझे, काम के लिए लेट हो रहा है। सुफियान ने दोनों को डाँटा, सनाया ने मुँह फुसौड़ा, जबकि अरहान अपने मोबाइल लेके बैठ गया था। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो अपनी खाला की तरफ चली जाओ, कुछ दिनों के लिए, वैसे भी बहुत टाइम से गई नहीं हो, वो बुला रही थी तुम्हें। अमर हुसैन ने प्यार से कहा, हाँ सही है बाबा, खाला जानी वैसे भी नाराज़ हो रही थी कि हमने चक्कर नहीं लगाया इतने वक्त से उधर, हम तो मसरूफ़ हैं इसलिए सनाया चली जाएगी तो इनकी नाराज़गी भी खत्म हो जाएगी। सुफियान ने कहते हुए चाय का कप उठाया। ठीक है। अमर हुसैन ने इस बात में सर हिलाया था और सनाया से मुखातिब हुए थे, बेटा तुम सामान वगैरह पैक कर लेना, कल भाई छोड़ आएगा तुम्हें। जी ठीक है बाबा। वो कहती हुई किचन के जाने बैठ गई थी। वो किचन में खड़ी बेदिली से नाश्ता बनाने लगी। वो नहीं जाना चाहती थी मुल्तान, पर वो मना भी नहीं कर सकती थी ना। क्या हुआ सनाया, कहाँ गुम हो? पीछे से इसकी भाभी ने आवाज़ दी तो वो पलटी, कहीं भी नहीं। तो नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? वो मुस्कुरा के पूछने लगी। हुआ तो कुछ नहीं है, पर हैरत की बात है तुम खुश नज़र नहीं आ रही इस बार, वरना पहले तो बहुत खुश होती थी याले और खाला के पास जाने पर। भाभी आम अंदाज में कहती सिंक में बर्तन धोने लगी थी। ऐसा नहीं है भाभी, मैं खुश तो हूँ, पर इस बार मेरा दिल नहीं है वहाँ पर जाने का। पता नहीं क्यों खाला जानी भी ऐसे बुलवा रही हैं, मुझे भी नहीं जाना। बस झुंझला कर बोली। भाभी ने हैरत से इसे देखा।
क्या हो गया यार? हाला सोचती होंगी कि इनकी बहन नहीं रही तो बाबा ने बच्चों को इनसे दूर कर दिया, इसीलिए बाबा और सुफियान चाहते हैं कि तुम चली जाओ। पर खुद बताओ, अगर अम्मी होती तो वो भी तुम्हें खाला जान के पास कहने पर भेजती ना वहाँ। अब हमें ही रिश्तों को जोड़ के रखना है ना, इसलिए चुपचाप तैयारी कर लेना, कल निकलना है तुम्हें। इनके प्यार से समझाने पर स्नाया ने मुस्कुराकर उस बात में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, इसने कहा और पलट कर पराठा बनाने लगी, क्योंकि 9 बज गए थे और बाकी सबके नाश्ते का टाइम हो चुका था। इरहान बाबा और अफ़नान भी काम पर जा चुके थे। इसके बाबा दुकान चलाते थे। सुफियान भी किसी फैक्ट्री में काम करता था। इरहान एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में नौकरी करता था और अफ़नान एक होटल में कैशियर का काम करता है। अलबत्ता ज़ैन अभी वेला इंसान था, जिसका काम बस पबजी खेलना और घर में बैठकर सनाया को तंग करना होता था। 11 बजे तक वो और भाभी घर के सारे काम करके फ़ारिग हो चुके थे। वो अब मोबाइल पर नावल पढ़ने में गुम थी, तभी हानिया वहाँ टपकी। ओए जानी क्या कह रही हो? उसने बस सनाया के पास बैठते हुए दाँत निकाल कर बोली थी। नावल पढ़ रही थी, इसने मोबाइल में गुम ही जवाब दिया था। कौन सा? इस दिन वाला वो जिसमें बुरहान और अमायरा थी? हानि ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, वही दिल मुंतज़िर बाय सानिया हुसैन। बहुत अच्छा है। तुम भी पढ़ना, बहुत अमेज़िंग स्टोरी है। इसने मशवरा दिया था। हाँ, वो तो मैं रात को ही स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी उठो और चलो, चाची जान बुला रही हैं। हानि ने कहा और इसके पास से उठी थी। मम्मा नहीं बुला रही हैं, काम करवाना होगा यकीनन। सनाया ने खुद ही सवाल के साथ जवाब दिया। हाँ यार, चलो आ जाओ। हानि कहते हुए बाहर गई तो वो भी मोबाइल रखती इसके साथ अपनी ममानी यानी अहान के घर गई थी। इसके घर के द्वार के सामने ही अहान के घर के एक छोटा दरवाज़ा था, जबकि मेन गेट बाहर सड़क की तरफ था। घर में दाखिल होते ही इसकी नज़रें खुद ब खुद इस इज़मगर की तलाश में इधर-उधर बैठा करती थी, पर वो बाहर कहीं नज़र नहीं आया, शायद वो अपने कमरे में था। अस्सलाम वालेकुम मवानी, सनाया ने किचन से बाहर आती है खान की वालदा फौजिया बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सनाया ने इनकी मुस्कुराहट देखा, साथ झटक गई। सनाया, आज काम वाली नहीं आए तो तुम और हानिया मिलकर मुझे थोड़ा काम ही करवा लो, मुझे अकेली से नहीं होगा। और लहजे में मिठास भर कर बोली थी। अच्छा ममानी, सनाया ने अदब से कहा था। पहले किचन साफ कर लेते हैं हम दोनों। हानिया ने कहा तो फौजिया बेगम इस बात में सारे हाँ ठीक है, तो चलो तुम लोग अंदर चल के काम करो, मैं तब तक दूसरे काम देख लो। वो इसी मीठे लहजे में कहती आगे बढ़ गई। सनाया और हानिया किचन की जानिब चल दी थी। इनका घर काफ़ी बड़ा और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत था। इन दोनों ने किचन में दाखिल होते ही इर्द-गिर्द फैले बर्तनों को समेटना शुरू किया। हाँ, नहीं मैं ये बर्तन धोती हूँ, तुम तब तक ना चूल्हा और आस-पास की जगह साफ कर लो। सनाया ने कहते हुए अपने सर पर लिया हुआ दुपट्टा उतार कर गले में डाला और दोनों तरफ के पल्लों को पीछे कमर पर ले जाकर बाँध दिया। सनाया ने बर्तन धोने शुरू कर दिए, वो बर्तनों पर साबुन लगा रही थी, तब तक हानिया ने चूल्हा साफ किया और झाड़ू लाने के घर से किचन से बाहर चली गई थी। सनाया बज़ाहिर तो बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, पर इसके अंदर सोचों का सामान उमड़ रहा था। वो कल वो मुल्तान जा रही थी और पता नहीं फ़तहाला ने इसे वहाँ कितने दिनों के लिए रोक के रखा था। ज़ाहिर-सी बात है, वो इतना तो वो जानती थी कि वो पूरे 2 साल बाद जा रही थी। वहाँ तो खाला ने तकरीबन 1 डेढ़ माह तक तो इसे वापस भेजना ही नहीं था। इतने दिन मैं वहाँ कैसे रहूँगी? क्या पूरे 1 महीने नहीं देख पाऊँगी? इतनी बात तो वो वैसे भी नहीं होती, पर यहाँ कम से कम कभी-कभी नज़र तो आ जाते हैं ना। वो दिल में खुद से मुख़ातिब थी। इसकी सोचों का महवर रहान मीर था। वो अपनी सोचों में गुम बर्तन धोने में मगन थी जब हान किचन में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही इसकी नज़रें सामने खड़ी सानिया की पुष्ट पर गई थी, जहाँ इसके काले और भूरे मिक्स शेड के बालों की ढीली सी कमर तक आधी चुटियाँ बनी हुई थी। साथ ही दोनों कंधों पर से आते बाल लाल दुपट्टे के पल्लुओं की कमर पर गांठ बांधे हुए थे। इसके काले रंग के सूट पर लाल दुपट्टा और कमर पर फैली ढीली सी चुटियाँ हाँक एक पल के बहुत खूबसूरत लगी थी। एक पल के लिए इसका दिल अजीब तरह से धड़का था। इस दिल की हालत को महसूस करते इसने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला और सनाया के दाईं तरफ वाली साइड पर मौजूद फ्रिज की तरफ गया था और इसमें से पानी की बोतल निकाली। नज़रें अभी भी बाहर पर पटक के सनाया की पूछ पर जा रही थी। इससे बेखबर सनाया इसके हालों में खोई थी। चंद सेकंड के बाद सनाया को इसकी कैल्विन की खुशबू आस-पास महसूस हुई थी। अब तो वो खड़ूस मुझे अपने आस-पास महसूस हो रहा है। वो मुँह बिगाड़ कर बड़बड़ाई। अहान जो कि पानी की बोतल को मुँह से लगाए से ही देख रहा था इसकी बड़बड़ाहट पर चौंका, पर इसे समझ नहीं आया था इसने कहा क्या है। अहान को एकदम रात में अपनी दुआ का ख़्याल आया था जिसमें इसने सनाया का चेहरा देखा। इस पल को सोचते ही इसके चेहरे पर एकदम सख्ती के साथ उभरे थे। इसने बोतल पर ढक्कन दिया और फ्रिज का निचला दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर रखा, पर फ्रिज का दरवाज़ा इसने बहुत ज़ोर से बंद किया था। इतनी ज़ोर के आवाज़ से सनाया डर कर झटके से पीछे पड़ गई, पर सामने ही नज़रें अहान की नज़रों से टकराई जिसने बर वक़्त सनाया को पीछे मुड़ते देखकर इसकी तरफ देखा था। एक पल के लिए तो सना को यकीन ही ना आया कि वो सच में वहाँ खड़ा है। फिर फ़ौरन ही अपनी हालत का ख़्याल आया तो इसने जल्दी से दुपट्टा खोलकर अपने सर पर लिया। अहान की नज़रें इसके हवाइयाँ उड़े चेहरे पर से होते इसके हाथों पर गई जो साबुन की झाग से भरे थे। तुम्हें क्या हुआ? अहान ने नॉर्मली अंदाज़ में इसे मुखातिब किया। सना ने झट से नफ़ी में सर को हिलाया कि कुछ भी तो नहीं। वो जल्दी से कहती वापस पलट कर बर्तन धोने लगी थी, पर इसके हाथ में कँपकँपी थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा, कहीं सुन ना लिया हो। वो दिल में सोची इस्तग़फ़ार सनाया ने दिल में पढ़ा। अहान एक नज़र सनाया को देखता सर झटका बाहर चला गया। तभी किचन में हानिया दाखिल हुई जिसने अहान को बाहर जाते हुए देख लिया था। ये अहान भाई यहाँ क्या कर रहे थे? इसने सनाया से पूछा। क्या मतलब क्या कर रहे थे? इनका घर है, इनका किचन है, तो ज़ाहिर है इनका, जब जहाँ दिल चाहेगा वो जाएँगे। सनाया ने अपनी हालत को कंट्रोल करते हुए अपने लाभ बेच कर कहा, ओए क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों? उन्होंने कुछ कहा है क्या तुम्हें? हानिया झाड़ू वहीं ज़मीन पर रखते इसके पास आकर बोली थी, नहीं तो ऐसे ही कुछ कह लेंगे, इनकी हिम्मत है कि मुझे कुछ कहें? सनाया ने फ़ौहर से कहा तो हानिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाई।
हाँ, बिल्कुल इसलिए हान भाई के सामने आते ही तुम्हारी पटर-पटर चलती ज़ुबान हकलाने लग जाती है। हानिया ने मीठा सा तंज़ किया, तो सनाया ने इसे बुरा बकवास ना करो और दफ़ा हो जाओ। तुम सनाया कहती वापस बर्तन धोने लगी थी। हानी भी मुस्कुरा के काम करने लगी और साथ में सनाया भी हान के बारे में सोच कर मुस्कुरा रही जिसने सनाया को होश-ए-मुखातिब किया था। इनका काम खत्म होते 2 बज चुके थे। इसने और हानि ने मिलकर दोपहर का खाना भी तैयार कर लिया था। ममानी खाना भी बन गया और काम भी सब हो गया। अब हम जाएँ? सनाया ने लाउंज में बैठी फ़ौज़िया बेगम से कहा तो वो मुस्कुराईं और प्यार से बोली, बहुत शुक्रिया तुम दोनों का बेटा। मुझे अकेले से कभी ना होता ये काम, तुम दोनों ने ही कर दिया सारा। कोई बात नहीं चाची जान, अब हम चलते हैं। सनाया की पैकिंग भी करनी है हमने, हानिया ने कहा। पैकिंग क्यों, कहीं जा रही हो तुम क्या सनाया? फ़ौज़िया बेगम ने चौंक कर कहा और इनकी आवाज़ या पीछे से आते हाँ ने भी सुनी थी। जी ममानी वो खाला जानी की तरफ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, वो बुला रही है ना। सनाया ने नॉर्मली अंदाज में कहा था। अच्छा कब जा रही हो? फिर फ़ौज़िया बेगम ने सर हिलाते हुए पूछा। पीछे खड़ा हान इनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। कल जाऊँगी ममानी, शायद 12 बजे निकलना है, अफ़नान भाई के साथ जाऊँगी। अच्छा चलो अच्छी बात है, खैरियत से जाओ। उनके कहने पर सनाया सर हिलाती वहाँ से पलट कर जाने लगी। सामने ही इसकी नज़रें हाथ से टकराई जो इसे ही देख रहा है। सराय ने फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका ली और यह मंज़र अहान की आँखों से होते हुए इसके दिल में कैद हो गया था। इसने एक गहरा साँस लिया, आगे बढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर खड़े होकर इसने पलटकर सनाया की पूँछ को देखा, जो बाहर की तरफ जा चुकी थी। या अल्लाह! ये मुझे क्या हो रहा है? इसने दिल में कहा और ऊपर की तरफ बढ़ गया था। उस्मान उठा के नहीं, मुल्तान शहर में मिर्ज़ा हाउस में मिर्ज़ा साहब की आवाज़ गूंजी थी। उठ गया मेरे प्यारे बाबा जान, मेरी जन्नत के दरवाज़े, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरे दिल की धड़कन, मेरा करार। स्नान फ्रेश सा तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरते हुए ताबेदारी की तमाम हदूद तोड़ते हुए बोला था, उल्लू के पट्टे बकवास मत किया करो ज़्यादा। मिर्ज़ा साहब ने दाँत पीसे जबकि सोफे पर बैठी फर्स्ट बेगम और याले ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। बकवास? सनान अंदर बोला, वो क्या होती है बाबा? इसने अचंभे से अपने बाबा को देखते हुए कहा। चेहरे पर नासमझी के तासरात अभी तक कायम थे, जैसे सच में इसे बकवास का पता ना। वही जो तुम्हारी ये रेलगाड़ी की स्पीड से भी तेज़ चलती ज़ुबान कह रही है। याले ने लुकमा दिया। तुम तो चुप ही बैठे नज़र नहीं आ रहे, दो बड़े बात कर रहे हैं। स्नान ने से मुँह छुड़ाया था। कल कहाँ थे? मिर्ज़ा साहब संजीदगी से मुद्दे पर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि सामने बैठे इंसान के रूप में शैतान से बहस शुरू कर दी तो वो कभी मिर्ज़ा साहब या किसी को भी जीतने नहीं देगा। कल सनान ने सोचने वाले अंदाज में कहते हुए शहादत की उंगली होठों पर रखे आंखें ऊपर की जन उठाई। हाँ याद है, कल तो मैं अपने दोस्तों के साथ था। वो आराम से बोला और पास बैठी याले को देखा जिसे आंखें दिखा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो कौन सा कारनामा सर अंजाम देकर आया था कल। दोस्तों के साथ थे तो पर थे कहाँ? तो मिर्ज़ा साहब ने कदरे नॉर्मल लहजे में कहा, अरे बाबा जान, आसिफ के घर था यार, इसकी बर्थडे थी तो बस वही सेलिब्रेट कर रहे थे। सनान कहते हुए सोफे पर इफ़त बेगम के साथ जा बैठा था। मिर्ज़ा साहब ने बगौर इस देखा जो कितने आराम से झूठ बोल रहा था। झूठ मत बोलो सनान, मैंने कल तुम्हें सरकारी अस्पताल में देखा तो क्या अस्पताल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तुम? हाँ? मिर्ज़ा साहब अक्सर लहजे में बोले तो सनान ने नहीं देखा। यारी और इफ़त बेगम ने भी सनान को देखा जो आराम से अपने बाप को देख रहा है। हैरत या परेशानी से नहीं बल्कि मशकूक नज़रों से जो मिर्ज़ा साहब को कन्फ्यूज़ कर रही थी। 1 मिनट पहले तो आप ये बताएँ कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्योंकि मैं तो लेडीज़ के डिलीवरी वार्ड में था ना, तो आपका वहाँ क्या काम? वहाँ के स्केट का तफ्तीशी अंदाज़ में बोलते हुए मिर्ज़ा साहब को सिर पिटाने पे मजबूर कर गया था। मिर्ज़ा साहब ने याले और इफ़्फ़त बेगम को देखा जो बार-बार इन बाप-बेटा को देख रही थी, पर इन सब की मशकूक नज़र मिर्ज़ा साहब पर थी जो बेचारे पहलू बदल कर रह गए थे। ये शैतान का बच्चा मुझे हवा-वहाँ में ज़लील कर रहे हो तुम लोग। और सनान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर बोले, फिर अपनी बेगम और बेटी की तरफ तो गया, जबकि सनान के कान अभी तक शैतान का बच्चा लफ़्ज़ पर ही अटके थे। आज फिर डैड ने खुद को एक नया लक़ब दे दिया। वो सोते दिल से मुस्कुराया था। लोग जानवरीद होते हैं और वो लक़बरीद था। अपने डैड से मिले जाने वाले हर नए लक़ब को बहुत खुले दिल से कबूल करता था क्योंकि बकौल इसके शौहर बीवी की नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो जानवरीद होती है और वो अपने बाप की अलक़ाबात कबूल ना करके नाफ़रमानदार नहीं हो सकता था, इसलिए वो लक़बरीद था। और वैसे भी इसके डैड ने इसे शैतान का बच्चा कहा था, तो वो अपने बाप का ही बच्चा था, तो ज़ाहिर है इसके बाबा ने खुद को शैतान कहा था और वो खुद को दिए जाने वाले हर लक़ब को अपने बाप की तरफ मोड़कर इनसे जोड़ देता था। सच में वो इंसान के रूप में कोई अजीब ही महलूक था। ऐसे मशकूक नज़रों से घूर हो रहे हो तुम सब लोग मुझे। मैं बस वहाँ अपने दोस्त के साथ गया था, इनकी वाइफ़ की डिलीवरी होने वाली थी। इसको अचानक कॉल आई थी, मैं इसके साथ था तो मैं इसलिए चला गया था। मिर्ज़ा साहब ने वज़ाहत दी। ओह! अच्छा, अच्छा। फिर ठीक है, नहीं तो मुझे शक हो रहा था कि कहीं दूसरी शादी ना करके बैठी और अपनी इसी बीवी की डिलीवरी पर ना गई हो। सना ने समझने वाले अंदाज़ में सारी लाते कहा, ला हौला वला कुव्वत। मिर्ज़ा साहब बड़बड़ाए। वो बस पहलू बदल कर रह गए थे। याले और कहका लगाया और रिफ़र बेगम ने सनान को गुरा, शर्म कर लो तुम्हारे बाबा हैं। बाबा है ना तो आप बीवी थोड़ी हैं जो शर्म करो, और वैसे भी बीवी के सामने भी कौन-सा शर्म आती है, इसीलिए मैं बेशर्म ही अच्छा हूँ। सनान ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसके अंदाज में मिर्ज़ा साहब और रिफ़त बेगम बस सार पेट कर रह गए थे। अस्तगफिरुल्लाह! आप तो सच में ही बेशर्म है ब्रो, याले ने मुँह बना के कहा और जवाबन सनान ने मुस्कुरा के उसे देखा, जिससे कहोगे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आता ये मेरा बेटा है। मिर्ज़ा साहब तासुब से बोले थे। बाबा जान यकीन तो सनान भाई को भी नहीं आता कि आप इनके सगे बाप हैं। वो कहते हुए इन बाप पर वो कहते हैं आप इन पर सौतेले बाप की तरह ज़ुल्म करते हैं। याले के कहने पर इफ़्फ़त बेगम मिर्ज़ा साहब ने हैरत से सनान इफ़्फ़त बेगम ने बेयकीनी से कहा, "अल्लू के पट्टे मैंने तुम पर ऐसे कौन से ज़ुल्म किए हैं जो तुम्हें मैं सौतेला बाप लगता हूँ?" मिर्ज़ा साहब ने घूर कर सनान को देखा था।
जिस पर सना ने फ़ौरन अपनी माँ को देखा। मम्मा आपको मेरी कसम आज आप बता ही दें ये सच में मेरे सगे वहाँ पे या आपने इन ज़ालिम इंसान से कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर दी थी? मेरे बचपन में वो संजीदगी से गोया हुआ। इसके बाद पर जहाँ मिर्ज़ा साहब ने फटी आँखों से इसे देखा तो वहीं इफ़्फ़त बेगम ने नाराज़गी से फरहान कुरैशी के कंधे पे हल्का सा थप्पड़ मारा था। याले ने मज़े से बैठी इन सब की बातें सुन रही थी। तुम कुछ ज़्यादा ही ज़बान दराज़ हो गए हो सनान, उन्होंने मसनूई हल्के से कहा। सनान ने चंबे से अपनी माँ को देखा। ज़बान दराज़ और मैं? इसने बेयकीनी से कहते हुए अपनी जानिब खुद इशारा किया था। जी हाँ, मिर्ज़ा साहब और इफ़्फ़त बेगम और याले तीनों ने एक साथ इस बात में सर हिलाते हुए कहा। सना ने इन तीनों को देखा, इज़्ज़त ही नहीं है कोई, वो बड़बड़ाया। मम्मा यार अब खाने को भी कुछ मिलेगा या नहीं? या आज आप लोग और इनके दरोगा जी की डाँट से ही पेट भरना पड़ेगा। मुझे कल रात से भूखा हूँ। वो मासूम सी सूरत बना के बोला। यार ने तो आँखें फाड़ के इसे देखा और मिर्ज़ा साहब अपने लिए दरोगा जी का लक़ब सुनकर बेयकीन बस नफ़े में साह हिला कर रह गए थे। रात को ही याले ने अपने हाथों से इसे खाना गरम करके दिया था और अब वो कितने सुकून से कह रहा था कि रात से भूखा हूँ। झूठे, याले दिल में बोली। हाँ, बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। इफ़्फ़त बेगम प्यार से कहती फ़ौरन किचन की जाने बैठ गई थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आपको सानी एंजल्स की तहरीर पसंद आएगी, होपफुली आपको मेरी वॉइस में ये नावल काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ और अगर आपको ये पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली एपिसोड के साथ, अगली नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।